खाना रेडी हो गया है, अपना अपना थाली लेकर अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। चलो आ जाओ, आओ जी। अच्छा अरे भाई क्या पढ़ाए थे लास्ट क्या पढ़ाए थे? चलिए चलिए भैया, नेपाल बात नहीं, अब बात करोगे तो यहां बैठा देंगे स्टूल लगा के, बात बैठा देंगे। चलो भाई लिखो नेपाल, लिखो नेपाल का हिल। एक कचर कचर, शांत रहो, शांत प्लीज, शांति शांति शांति। कहां गई शांति? तुम लोग के रहते शांति कहां? प्लीज शांत रहो भाई। ओए क्या चल रहा आप लोग के बीच? इतनी दोस्ती ठीक नहीं है, थोड़ी कम दोस्ती रखिए। अच्छा ज्यादा दोस्ती रखें? क्या खा रहे हैं? क्या चल रहा है? अब आप लोग चुप रहिएगा तभी पढ़ाएंगे। बतियाओ पहले, तुम ही लोग बतियाओ। अब सही है। चलो नेपाल का हिल स्टेशन पर शांति रहता है। देखो ये नेपाल में चलते हैं काठमांडू। पहला लिखो, काठमांडू में 3 बात है। पहली बात है काठमांडू बागमती नदी के किनारे है। ये भी क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। काठमांडू नेपाल की राजधानी, नेपाल की राजधानी भी है। नेपाल की राजधानी है, सब लोग जानते भी होंगे। इसके अलावा काठमांडू बागमती नदी के किनारे है और यहाँ सार्क का मुख्यालय है। पहले भी शायद बताया था। सार्क में 8 देश है, बताया था ना? अरे पहले क्लास में बताए थे। दक्षिण एशिया के देश से बताए थे? नहीं बताए थे? अच्छा रुको ना जी, बताते हैं। सार्क, अच्छा यूट्यूब पे है ना सार्क? अच्छा फिर बता देते हैं, मारा मारी मत करो। सार्क, इसका मुख्यालय, सार्क का मुख्यालय कहाँ है जी? सार्क की स्थापना 1985 में हुआ था। 1985 में ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। इसमें टोटल मेंबर हैं 8। सार्क में कितने मेंबर हैं? 8। सार्क में 8 मेंबर हैं, 8 सदस्य हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। हेडक्वार्टर काठमांडू में। स्थापना हुआ 1985 ढाका। स्थापना 1985 ढाका। सार्क में 8 मेंबर। और अंतिम पॉइंट, काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर है। पशुपतिनाथ टेम्पल। पशुपतिनाथ का भगवान शिव जी का एक फेमस मंदिर है। नेपाल के काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर है। नेपाल बहुत दूर थोड़े नहीं है, थोड़ा है।
बहुत लूट मचा है वहाँ। हाँ, मंदिर तो अच्छा होता ही है। चलिए, हो गया भाई। मांडू माने मंडप, काठ माने काठ, लकड़ी के मंडप वाला शहर है। ये नाम पड़ गया काठमांडू। किस नदी के किनारे? सार्क का मुख्यालय काठमांडू। सार्क की स्थापना कहाँ हुआ? ढाका। सार्क में कितने मेंबर हैं? और काठमांडू में किसका मंदिर है? ये नेपाल का हो गया पहला हिल स्टेशन। नेपाल का दूसरा हिल स्टेशन लिखिए पोखरा। देखिए बात ना, नेपाल के दूसरा हिल स्टेशन लिखिए पोखरा में कोई विशेष बात नहीं है, बस एक लाइन लिखिए हाल ही में चीन के मदद से, देखिए हाल ही में चीन के मदद से पोखरा में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। हाल ही में चीन के मदद से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया है। हाल ही में, करंट अफेयर है, हाल ही में चीन की मदद से यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाया गया है। देख लिए, चीन की मदद से यहाँ क्या बनाया गया है। के बाद अगला हिल स्टेशन है धनकुट्टा मत कर दीजिएगा, धनकुट्टा। और 4 नंबर पे लिखिए, 4 नंबर पर है वीरेंद्र नगर। इस समय कोई विशेष बात नहीं है, हिल स्टेशन है केवल। 1 नंबर पर काठमांडू, 2 नंबर पर पोखरा, 3 नंबर पर धनकुट्टा और 4 नंबर पर वीरेंद्र नगर। उतार लिए? बस नेपाल में इतने। अब चलिए सिक्किम। अब सब में एक एक है, सब में इंपॉर्टेंट एक एक है। सिक्किम में लिखिए बस उसकी राजधानी गंगटोक। सिक्किम में लिखिए गंगटोक। सिक्किम में गंगटोक। प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम। खुशबू रानी बोल रहे हैं। कविता कुमारी, टीचर बहाली का साइट नहीं ओपन हो रहा है। ये तो बीपीएससी करेगा सॉल्व, हम कहां से करेंगे। क्रिस्टी सिंह, पीयूष, सबको, नसीम, सलमा, सबको शुभकामनाएं, सबको गुड आफ्टरनून। मेहनत करिए अच्छे से। पर बीपीएससी का साइट बीपीएससी कराएगा ओपन, कोई बात नहीं। अभी डेमो चल रहा है, तो डेमो काहे दे रहे हैं, सीधे फॉर्म भरिएगा। चलो, डेमो फॉर्म भरना जरूरी नहीं है। तो चलिए, फॉर्म भरने से एक चीज पता चला होगा कि कुछ लोग सोच रहे थे कि बिना बीएड के भी और बिना सीटेट के भी हम फॉर्म भर सकते हैं, पर उसमें ऑप्शन दिया स्पेशली। अब मैंडेटरी किया है कि पात्रता परीक्षा या दक्षता परीक्षा में से कोई एक पास। टीचर है, प्राइमरी स्कूल के टीचर अगर पहले से नियोजित टीचर है तो दक्षता परीक्षा, यदि टीचर नहीं तो पात्रता परीक्षा। तो मैंडेटरी दिया है, इसका मतलब उसमें से कोई एक होना चाहिए। ये जो उछल रहे थे लोग बीटेक खाली कह ले, वो भी भर सकता है। फिजिक्स में ऑनर से वो भी भर सकता है। वो बात, सीटेट के कोई फॉर्म उसमें से आप नहीं भर सकते। ये बात क्लियर हो गया। और अच्छी बात है, कम से कम जो मेहनत से लड़का सीटेट किया है, बीएड किया है, भाई उसके उस सबको मौका दे देंगे। तो फिर किस बात को सीटेट किया था। तो नोटिफिकेशन में कुछ कमी थी, फॉर्म से वो कमी दूर हो गया। चलिए अब आ जाओ। सीटेट वाला बच्चा हमारे ऊपर बड़ी अच्छा निगाह से देख रहा है कि बड़ी अच्छे आदमी है। नहीं, आंख तो अच्छा तो है ये। हाँ, क्या बोलो। इसके बारे में हम नहीं बता सकते, आज तक हमको समय दीजिए, कल बताएंगे। सिक्किम में लिखिए गंगटोक। सिक्किम में लिखिए गंगटोक। भाई सिक्किम में बस एक है गंगटोक। सिक्किम में उसकी राजधानी गैंगटोक भी बोलते हैं। अंग्रेजी में लिखते हैं गैंगटोक, लेकिन हिंदी में लिखते हैं गंगटोक। गंगटोक, सिक्किम में गंगटोक हो गया। सिक्किम के बाद लिखिए पश्चिम बंगाल में, बस सिक्किम में एक ही है,
ना कोई विशेष बात नहीं। राजधानी लो, सिक्किम की राजधानी है, सिक्किम की राजधानी गैंगटोक। अब आइए पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में लिखो दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में लिखो दार्जिलिंग। नाम सुने हो ना, सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी है वही दार्जिलिंग है, जो दार्जिलिंग है वही सिलीगुड़ी, सिलीगुड़ी दार्जिलिंग। तो लिखो दार्जिलिंग, दार्जिलिंग लिख लिए, बस हो गया। लिखो ब्रैकेट देके दार्जिलिंग में यहाँ सुगंधित चाय मिलता है। दार्जिलिंग में ब्रैकेट देके लिखो यहाँ सुगंधित चाय। चाय पीते हो ना? नहीं पीते तो कोई बात नहीं, यहाँ सुगंधित चाय मिलता है। कुछ नाक के लिए, कुछ आंत के लिए। चाय पिएंगे तो आंत के लिए, और सुगंध है तो नाक के लिए, है ना। दार्जिलिंग चाय के पैकेट पे लिखा रहता है, कुछ नाक के लिए, कुछ आंत के लिए। तो लिखिए सुगंधित चाय मिलता है यहाँ। अगला भाई, दार्जिलिंग के बाद लिखो भूटान का थिम्पू। भूटान में लिखिए, भूटान में लिखिए थिम्पू, भूटान में लिखिए थिम्पू, भूटान में लिखो थिम्पू, भूटान में थिम्पू। भूटान के बाद आइए, गंगटोक हो गया भूटान, भूटान में थिम्पू। फिर आ जाइए, राजधानी है इसका अरुणाचल प्रदेश में दो है, ईटानगर और तवांग, ईटानगर और तवांग, ईटानगर और तवांग, ईटानगर और तवांग। अरुणाचल प्रदेश में ईटानगर और तवांग। हाँ, मठ भी है, बौद्ध धर्म का मठ है, बिल्कुल सही कहा आपने। तवांग में बौद्ध धर्म का तवांग मठ है। तो अरुणाचल प्रदेश में उसकी राजधानी ईटानगर, ये भी हिल स्टेशन है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, वो भी एक हिल स्टेशन है। और तवांग में जो बौद्ध धर्म का मठ है, वो तवांग भी एक हिल स्टेशन है। क्लियर है? तो हमारा मिडिल हिमालय में हिल स्टेशन जो बच गया था, ये कंप्लीट हुआ। जल्दी से एक नया पर्वत लिखिए, शिवालिक माउंटेन, शिवालिक पर्वत या बाह्य हिमालय। अब लिखिए शिवालिक हिमालय। अगला लिखिए भैया शिवालिक हिमालय, या इसी को बोलते हैं बाह्य हिमालय, इसी को बोलते हैं बाह्य हिमालय। शिवालिक हिमालय का आपको शुरुआत दिन ही बताए थे। इसका दो नाम है, इसे आप शिवालिक हिमालय बोल सकते हैं, या इसी को आप आउटर हिमालय भी बोल सकते हैं। याद होगा फर्स्ट डे बताए थे, शिवालिक हिमालय को ही हम आउटर हिमालय भी कहते हैं। सडनली, टोटली, टुडे से, क्या लिख रहा हूँ अंग्रेजी हिंदी फेंट के, सडनली टुडे से लाइव क्लास टीचर बहाली का साइट ओपन नहीं हो रहा है। ये पूरा अंग्रेजी हिंदी को जबरदस्त फेंट दिए हैं। खुशबू रानी, देखो एप्लीकेशन में गया है मेंटेनेंस के लिए, तो आपको तो क्लास से मतलब है, क्लास चल रहा है। सर आम का शरबत पी लीजिए, अलका रंजन। थैंक यू अलका, एक गिलास भेजिए आप। चलिए, नसीम सलमा बोले कि आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक यू। चलिए, शिवालिक एंड आउटर हिमालय मैंने चित्र में बताया था विद्यार्थी जी। चित्र जब बनाया था तो एक बार फिर बना देता हूं, क्योंकि कई आज अटेंडेंस में। चलिए तो देखो भाई, यहां पर अपने मत बता दो कि हम ही नहीं आए थे। जम्मू कश्मीर और, सुनो बच्चा, इसमें जम्मू कश्मीर और पंजाब का सीमा लगता है। कभी आप पंजाब में लुधियाना से जम्मू जाइए, लुधियाना से जम्मू, तो रास्ते में पठानकोट मिलता है, जलंधर मिलेगा, पठानकोट जलंधर के पास एक पहाड़ है। आपको शिवालिक पर्वत मिलने लगेगा कहाँ से? पठानकोट से, पंजाबे से मिलने लगेगा। तो पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब के सीमा, यानी हिमाचल प्रदेश में भी इस पहाड़ की बाउंड्री, इस पहाड़ की बाउंड्री हिमाचल प्रदेश और पंजाब से लगता है। इस पहाड़ की सीमा जम्मू कश्मीर और पंजाब से लगता है, और इस पहाड़ की सीमा उत्तराखंड में भी आता है, उत्तराखंड में। उसके बाद नेपाल और यूपी बिहार की सीमा आ जाता है,
नेपाल और यूपी बिहार। उसके बाद विद्यार्थी जी यहाँ सिक्किम आ जाता है और नीचे में पश्चिम बंगाल, डब्लू भी माने वेस्ट बंगाल, यहाँ आ जाता है भूटान, यहाँ पर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश और नीचे में असम का सीमा। बिहार में बस एक जिला में, पश्चिमी चंपारण बताए तो थे, हिमालय पर्वत बिहार के बस एक जिला में है, पश्चिमी चंपारण में। चलो बनाओ इसको जल्दी, सवाल जवाब करेंगे आराम से आपके साथ, खूब होगा धक्का मुक्की। बनाओ, अच्छा मुक्का लगेगा तो ना पता चला कितना मजा आ रहा है। आज पूछने बोले थे हम, अभी याद भी दिला दिया तुम। रुको क्या करते हैं आज हम कांड, बोले थे ना कौन कौन फैट से पिटाएगा, सब हाथ उठाया था। रुको आज पहले लेडीज फर्स्ट, लड़कियों से सवाल पूछा जाएगा। सबसे पहले चिराग तले अंधेरा, जहां अंधेरा है वहीं से सवाल शुरू किया जाएगा। कई लोग चेहरे पर उदासी कायम कर दिए कि ये क्या कर रहे हैं आप, पढ़ाना है पढ़ाइए, पूछताछ वाला काम क्या है। कल बड़ी जोर से बोले थे सब पूछ लीजिएगा। सुनो फिर बोल रहा हूं, इस पहाड़ का विस्तार जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीमा पर, फिर हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर, फिर उत्तराखंड, फिर नेपाल, ऊपर में नेपाल है, नेपाल और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर, फिर सिक्किम और पश्चिम बंगाल की भी सीमा पर आती है। अब फिर कहाँ जाती है, भूटान, और फिर अरुणाचल प्रदेश और असम में। फिर कहाँ जाती है, भूटान, फिर अरुणाचल प्रदेश और असम में। अगर इस पर्वत को आप ऐसे देखें, इस पर्वत को आप यहाँ से अगर कलर बदल दे तो दिखाई देगा, बिल्कुल बिल्कुल बदल देते हैं। हम आपकी समस्या को जान चुके हैं। बनाइए, इस पहाड़ का विस्तार जम्मू कश्मीर और पंजाब, हिमाचल और पंजाब, उत्तराखंड, नेपाल और उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा, उसके बाद सिक्किम और पश्चिम बंगाल, फिर भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम। इसकी कुल लंबाई सेम सबके जैसा 2500 किलोमीटर। इसकी भी लंबाई कितनी, 2500 किलोमीटर। लिखिए औसत ऊंचाई, इसकी जो औसत ऊंचाई है वो बहुत कम हो गया, 900 मीटर से 1200 मीटर के बीच। इसकी एवरेज हाइट 900 से 1200 मीटर। इस पूरे पर्वत की एवरेज हाइट, औसत ऊंचाई 900 से 1200 मीटर। अभी आपने क्या देखा कि मिडिल हिमालय की हाइट था औसत कितना, 3800 से 4300। उससे ऊपर ग्रेटर हिमालय का 6000, लद्दाख का 6500, उससे ऊपर काराकोरम का 6500। शिवालिक की हाइट कितनी है, 900 से 1200। इसकी लंबाई कितनी है, 2500 किलोमीटर। शिवालिक पर्वत अगर बना लिए, इतनी बात लिख लिए, तो एक बात लिखिए, शिवालिक पर्वत भारत की सबसे नवीन पर्वतमाला है। लेकिन शिवालिक पर्वत, ये फर्स्ट डे ही बताए थे, शिवालिक पर्वत भारत की सबसे नवीन पर्वतमाला है। शिवालिक पर्वत भारत की सबसे नवीन, नया, नवीन नहीं लिखना तो नया लिख दो, भारत की सबसे नवीन पर्वतमाला है। शिवालिक इज न्यूएस्ट माउंटेन इन इंडिया। शिवालिक इज द न्यूएस्ट, शिवालिक इज द न्यूएस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया। शिवालिक भारत की सबसे नवीन पर्वतमाला है। कर लिए नोट। कभी आप नदी में गए होंगे, नदी के किनारे गए हैं आप लोग? नहीं गए तो बगल में मेरीन ड्राइव बना है, मेरीन ड्राइव, उसका नाम बेकार दे दिए। मेरीन माने समुंदर होता है, उसका नाम था रिवर ड्राइव। तो पता नहीं बिहार के लोग बोलते हैं कि गंगे जी हमारे लिए समुंदर है। तो भावनाओं को समझिए, नहीं जैसे बाबू कुंवर सिंह लड़ रहे थे, कहाँ से, आरा से, आरा से
तो वो कहता है बीपीएससी कि मानसिक रूप से वो पटने से लड़ रहे थे। आंसर दिया पटना। और जब विद्यार्थी ने कंप्लेन किया तो क्या बोला? शरीर से लड़ रहे थे आरा से, और मन से वो पटने में थे। इसलिए आंसर पटने होगा बेटा, मान लो, भागो यहां से, नहीं तो पिटबो करेंगे। बीपीएससी नहीं माना, बीपीएससी पटना ही मान लिया, आरा नहीं माना। हाँ, तो ऐसे चले जाइए मेरिन ड्राइव और जाके सीधे गंगा जी में छलांग लगा दीजिए। डुबाव पानी में मत जाइएगा, कम पानी वहीं छलांग लगाइए, और छलांग लगा के डुबकी मार के एक मुट्ठी उसमें से निकाल लीजिए मिट्टी। गंगा नदी में से जो मिट्टी निकालेंगे उसमें खाली मिट्टी हाथ में नहीं आएगा, मिट्टी के साथ बालू आएगा, पत्थर आएगा। वैसे ही इस पहाड़ में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक चले जाओ, रैंडम बिना किसी सर्च किए कहीं से मिट्टी निकाल लो। मिट्टी जब निकालोगे तो तुम्हें फील होगा कि ये मिट्टी नदी का है। ऐसा मिट्टी कहाँ पाया जाता है? नदी में। बालू, मिट्टी, पत्थर से मिला हुआ मिट्टी मिलेगा उसमें। तो ऐसा आपको लगेगा कि नदी का मिट्टी है, पूरे कश्मीर से लेकर अरुणाचल असम तक। क्या लगेगा आपको कि पूरा नदी का मिट्टी है? तो क्या ये पॉसिबल है? ये कोई आदमी इसमें से नदी में से मिट्टी निकाल के पहाड़ बना देगा? इसका मतलब कि उस समय तो इंसान था भी नहीं जब शिवालिक बना था। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि जब ऐसी बात है तो हो सकता है कि जहाँ आज शिवालिक है वहाँ पहले एक नदी बहती होगी, और नदी में ही फोल्ड होने से नदी गायब, और नदी ही क्या बन गया होगा? पहाड़। तभी ऐसा हो सकता है। इस पर दुनिया के 100% विद्वान सहमत हो गए, लेकिन नाम बदल दिए। कुछ लोग उस नदी को, जो यहाँ बहती थी, कुछ लोग उस नदी को शिवालिक नदी कहा। कुछ विद्वानों ने उस नदी को क्या कहा? शिवालिक नदी। और कुछ विद्वानों ने उसे इंडो ब्रह्मा नदी कहा। क्या कहा? इंडो ब्रह्मा नदी। हिंदी में कहा शिवालिक नदी। हिंदी में क्या बोला? शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्मा नदी। इंडो ब्रह्मा नदी। तो भैया लिख लीजिए, लाइन को लिखिएगा, लेकिन मेरे भाषा में लिखिए, हमारी भाषा में लिखिए। शिवालिक के बनने से पहले, शिवालिक के बनने से पहले, वहां से शिवालिक के बनने से पहले वहां से शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्मा नदी बहती थी। शिवालिक के बनने से पहले वहां से शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्मा नदी बहती थी। शिवालिक के बनने से पहले वहां से शिवालिक नदी, नाम नदी एक ही है, खाली नाम चेंज है। कुछ विद्वान उसको शिवालिक नदी कहते हैं और कुछ विद्वान उस नदी को क्या बोलते हैं? इंडो ब्रह्मा। शिवालिक के बनने से पहले वहां से शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्मा नदी बहती थी। क्लियर है भाई? वहां से शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्मा नदी बहती थी। क्लियर है? अंग्रेजी में लिख सकते हैं, शिवालिक और इंडो ब्रह्मा रिवर, शिवालिक और इंडो ब्रह्मा रिवर फ्लोज थ्रू देयर, शिवालिक और इंडो ब्रह्मा रिवर फ्लोज थ्रू देयर बिफोर फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक। शिवालिक और इंडो ब्रह्मा रिवर फ्लोज थ्रू देयर बिफोर फॉर्मेशन ऑफ शिवालिक। शिवालिक के बनने से पहले यहां से शिवालिक नदी या इंडो ब्रह्मा नदी बहती थी। लिखिए, इस पर्वत का निर्माण मिट्टी, बालू और पत्थर से हुआ है। इट इज मेड बाय सोइल, सैंड एंड स्टोन। देखिए, इसका निर्माण मिट्टी, बालू और पत्थर से हुआ है। इसका निर्माण मिट्टी, बालू और पत्थर से हुआ है। सर फिगर के साथ नोट भी करवा दीजिए। अच्छा, देखते हैं आप लोग को नोट मिला क्या? अपने में सब बतिया रहे हैं। नोट की क्या जरूरत थी? कम नोट हो रहा है क्या? चलो, इसका निर्माण सैंड, सॉइल और स्टोन से हुआ है। एक पॉइंट और लिखिए, अगला पॉइंट। अब बताओ, जो पहाड़ मिट्टी, बालू, पत्थर से बनेगा, वो पहाड़ मजबूत होगा कमजोर? कमजोर तो गिरेगा भी। तो लैंडस्लाइड सबसे ज्यादा भारत में इसी पहाड़ में होता है। लिख लीजिए, लिख लो भैया, समझ के लिख रहे हो ना? भारत में सबसे अधिक भूस्खलन, भारत में सबसे अधिक भूस्खलन शिवालिक पर्वत में होता है।
भारत में सबसे अधिक भूस्खलन, भारत में सबसे अधिक भूस्खलन शिवालिक पर्वत में होता है। क्लियर है? क्यों होता है जानिए गए, रटना तो पड़ेगा नहीं। अब आइए अगला पॉइंट विद्यार्थी जी, अब बात करते हैं कि शिवालिक पर्वत जो है ना वो उत्तर प्रदेश में भी है, बिहार में भी है। बिहार के बस एक जिले पश्चिमी चंपारण में है। हिमालय का अंश बिहार के बस एक जिला में है, पश्चिमी चंपारण। तो लिख लीजिए भाई, उत्तर प्रदेश में इस पहाड़ को लोग चूरिया मुरिया श्रेणी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में इस पहाड़ को लिख लो, उत्तर प्रदेश में इस पहाड़ को चूरिया मुरिया श्रेणी के नाम से जानते हैं। चूरिया मुरिया श्रेणी, उत्तर प्रदेश में इस पहाड़ को चूरिया मुरिया श्रेणी के नाम से जानते हैं। चूरिया लिख दिया सामने, क्या मत बोलो, मुरिया, चूरिया मुरिया श्रेणी। तथा बिहार में इस पर्वत को सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जानते हैं। उत्तर प्रदेश में इस पर्वत को चूरिया मुरिया श्रेणी, उत्तर प्रदेश में इस पर्वत को चूरिया मुरिया श्रेणी तथा बिहार में इसे सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जानते हैं। बिहार में इसे सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जानते हैं। बिहार में इसे सोमेश्वर श्रेणी के नाम से जानते हैं। लिख लिए, लिखिए, बिहार में केवल पश्चिमी चंपारण में शिवालिक का हिस्सा है। देखिए, बिहार में केवल पश्चिमी चंपारण में शिवालिक का हिस्सा है। बिहार में केवल पश्चिमी चंपारण में शिवालिक पर्वत का हिस्सा है। हो गया? बिहार में केवल पश्चिमी चंपारण जिले में शिवालिक का हिस्सा है, उसी को सोमेश्वर पहाड़ी कहते हैं। वहीं पर रामनगर दून भी है। वहीं पर क्या है जी? रामनगर दून, शिवालिक के जस्ट नीचे दून, रामनगर दून। नदियों द्वारा जो पहाड़ के साथ मिट्टी का जमाव किया जाता है उसे दून कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? जब पहाड़ के साथ नदियां मिट्टी का जमाव करती हैं उसे दून और द्वार कहते हैं। बताएंगे अभी थोड़े देर में। अब एक चित्र भी बना लीजिए। अब इसमें काफी बात हम कर लिए। चित्र में एक छोटा सा खानापूर्ति बचा है। इसका विस्तार जम्मू कश्मीर और पंजाब, उसके बाद हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, उसके बाद उत्तराखंड, उसके बाद नेपाल और उत्तर प्रदेश और बिहार, उसके बाद सिक्किम और पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, उसके बाद भूटान, भूटान, अरुणाचल प्रदेश और असम के सीमा पर। अब आप बोलेंगे कि सर, भाई सुनो, आप बोलेंगे सर मिडिल हिमालय भी तो सिक्किम और वेस्ट बंगाल के सीमा पर था। आप बोलेंगे ना भाई, तो फिर दोनों पहाड़ एक ही सीमा पर कैसे? भाई शिवालिक भी सिक्किम और वेस्ट बंगाल की सीमा आप बोल रहे हैं, मिडिल हिमालय भी सिक्किम और वेस्ट बंगाल की सीमा, तो आगे पीछे ना होगा जी। एक ही बाउंड्री पर दो पहाड़ कैसे? देखो ऐसे भाई, मिडिल हिमालय जो है ना, ये मध्य हिमालय हमने पढ़ा दिया है। मध्य हिमालय जो है ना विद्यार्थी जी, ये नेपाल तक ही शिवालिक के पैरेलल है, नेपाल तक ही शिवालिक के सामने है। बाकी नेपाल के बाद ये दोनों पहाड़ आपस में मिल गए हैं। नेपाल के बाद दोनों पर्वत आपस में इतना नज़दीक हो गए हैं कि अलग अलग आप नहीं देख सकते, दोनों सट गए एक दूसरे से। आपको बता दें इसका भी विस्तार कहाँ था? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड, फिर नेपाल, फिर नेपाल। अब बाकी सब तो ऐसे ही था लगभग। अब देखिए, काहे ना लिखे हैं, लिखिए जल्दी, अभी लिखबो नहीं किए हैं और कलमियों गिर गया नीचे। अभी लिखबो ना किया, कलमिया नीचे चला गया। बहुत पहाड़ है, नेपाल पहाड़ों का देश है। खाली पहाड़े हइये है। हइये है माने क्या होता है? हइये है
सुबह में एक नया शब्द का प्रयोग किया सब। हमने कहा है जी बहुत उदास लग रहे हो, तो उसका पड़ोसी बोला कि सर आज लमहर दिक्कत में पड़ गए हैं। लमहर शब्द मतलब क्या, हमें क्या दिक्कत है? तो सर्टिफिकेट में पिताजी का नाम है, इंटर में कुछ और स्पेलिंग आ गया, बीए में कुछ और स्पेलिंग है। हम ये कौन सा दिक्कत है, सुधरवा लो। ये में कौन सा लमहर दिक्कत है, डुप्लीकेट डिग्री वाला में करेगा इसे। चलो हो गया। उत्तराखंड में विद्यार्थी जी सुनिए, उत्तराखंड के मिडिल हिमालय से कुछ छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। ये नदियां आपके गांव के नाली या नाले से भी छोटी होती हैं। ये नदियां इतनी छोटी होती हैं कि ये बंगाल की खाड़ी तक नहीं जाती। ये उत्तराखंड में मिडिल हिमालय से निकलती है और उत्तराखंड में शिवालिक के सहारे गायब हो जाती हैं। ये नदियां उत्तराखंड में मिडिल हिमालय से निकलती हैं और शिवालिक के सहारे गायब हो जाती हैं। जहाँ नदी गायब होती है वहाँ अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को जमा कर देती है। जहाँ नदी गायब होती है वहाँ अपने द्वारा लाई गई मिट्टी को जमा कर देती है। अब नदी आ रही चाहे छोटी हो या बड़ी, कंकड़ पत्थर मिट्टी तो लेके आएगी। तो इन कुछ नदियाँ हैं जो उत्तराखंड के मिडिल हिमालय से निकलती हैं और शिवालिक में आके गायब हो जाती हैं। उन नदियों को चो नदी कहते हैं। क्या बोलते हैं? चो नदी, या उन्हीं का नाम है चाओ नदी। आप एक बार में चो चाओ मत कर देना, या तो चो नदी बोलो या चाओ नदी बोलो। चो रिवर या चाओ रिवर, उत्तराखंड में इसे चो नदी या चाओ नदी के नाम से जानते हैं। इन सारी नदियों को चो नदी, चाओ नदी, ऐसी छोटी नदियों को चो कहते हैं वहाँ। और नदियाँ जब आती हैं तो शिवालिक के सहारे मिट्टी का जमाव करती हैं। उस मिट्टी के जमाव को उत्तराखंड के पश्चिम में बोलते हैं दून। उसी मिट्टी के जमाव को उत्तराखंड के पश्चिम में दून और उत्तराखंड के पूरब में द्वार। उस जमाव को क्या बोलते हैं? दून और द्वार। अब समझ में आया क्या है दून? बोलो क्या है दून? अरे चो नदी द्वारा बहाकर शिवालिक के सहारे जिस मिट्टी का जमाव हो रहा है, उसी जमाव को उत्तराखंड के पश्चिम के लोग दून कहते हैं और पूरब के लोग क्या कहते हैं? द्वार। सुने होंगे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून, वहाँ कई सारे दून हैं। और द्वार में सुनोगे हरिद्वार, कोट द्वार, सुना है? बस इसको लिखिए। हाँ, ये मिट्टी तो सेम है, खाली पश्चिम वाले को बोलते हैं दून और पूरब वाले को द्वार। हाँ जी, हाँ, दून पब्लिक स्कूल। चलिए, बहुत शानदार जानकारी रखते हैं आप लोग। चलो लिखो, चलो जी, दून पब्लिक स्कूल। डीपीएस वाले बच्चे लिखो, लिखो। उत्तराखंड के मध्य, तो लोग कहते हो सर लिखवाइयो दीजिए, तो लिखो। उत्तराखंड के मध्य हिमालय से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। लिखो, उत्तराखंड के मध्य, कुछ बच्चे कहते हैं लिखवा दीजिए, नहीं तो नाराज होकर चले जाते हैं। उत्तराखंड के मध्य हिमालय से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। उत्तराखंड के मध्य हिमालय से छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। छोटी छोटी नदियां निकलती हैं। देखिए, ये नदियां शिवालिक के सहारे, ये नदियां शिवालिक के सहारे कंकड़ और मिट्टी का जमाव करती हैं। ये नदियां शिवालिक के सहारे कंकड़ और मिट्टी का जमाव करती हैं। कंकड़ और मिट्टी का जमाव करती हैं। ये नदियां शिवालिक के सहारे कंकड़ और मिट्टी का जमाव करती हैं। इस जमाव को जमाव करती हैं। इस जमाव को उत्तराखंड के पश्चिम में दून, जो बोला वही तो लिखवा रहा। इस जमाव को उत्तराखंड के पश्चिम में दून, उत्तराखंड के पश्चिम में दून और उत्तराखंड के पूरब में द्वार कहते हैं। उत्तराखंड के पश्चिम में दून और उत्तराखंड के पूरब में द्वार कहते हैं। उत्तराखंड के पूरब में द्वार कहते हैं। हो गया जी। तो ये हमारा हुआ शिवालिक पर्वत। बस चलिए अब लिखिए जल्दी से पूर्वोत्तर हिमालय। पूर्वोत्तर, शिवालिक बिल्कुल नया पहाड़ है। अब लिखो पूर्वोत्तर हिमालय, हिमालय नहीं, पूर्वोत्तर श्रेणी।
अब लिखो पूर्वोत्तर श्रेणी। अब लिखो भैया, देखो पूर्वोत्तर श्रेणी, पूर्वोत्तर श्रेणी, ईस्टर्न रेंज, ईस्टर्न, जल्दी हेडिंग डालिए और एक फोटो बनाइए। बनाइए। सब दिक्कत फोटो में है। अगर ये ना होता तो जीवन शांति से गुजरता। चलो कोई बात नहीं, तुम हो तो क्या गम है। चिंता ना करो गुरु। देखो इस पर्वत का विस्तार, इस पर्वत का विस्तार लिखना है भैया। कहाँ है? सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद असम। चलिए बनाइए इस पर्वत का विस्तार। आप मैप में देखिएगा, किनारे किनारे राज्य जो बना है, सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश। अगर मैप में जाइएगा ना तो सबसे उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, जस्ट उसके नीचे मिलेगा मणिपुर, और सबसे नीचे मिलेगा मिजोरम। आना मम्मी सुने थे ना, आना मम्मी, बस ये आना मम्मी जो है ना वो लाइन से है। सबसे उत्तर में आ, फिर ना, फिर म, अम्मी। इस बार नक्शा सही बन गया। चलिए पार्टी दीजिए। बहुत दिन बाद कोशिश करते हुए पहली बार नक्शा सही बना है। अब बड़ी खुश हो रहे हैं। अब हमेशा बनेगा। हो गया जी। इस पूरे पर्वत की कुल लंबाई, इस पूरे पर्वत, तो कहीं जा रहे हैं हम जी, 1100 किलोमीटर। अब ना बताएंगे कि जाओ, रुक गए यहीं पर, जाओ बनाओ। पता चला कि मास्टर बनते रह गए, टूरिस्ट गाइड बन गए। हो गया जी। इस पूरे पर्वत की कुल लंबाई कितनी है? 1100 किलोमीटर। इस पर्वत की औसत ऊंचाई देखो, एवरेज हाइट यह 900 से 1200 मीटर, सेम जितना शिवालिक का आपने पढ़ा ना उतना ही। इस पर्वत की एवरेज हाइट 900 से 1200 मीटर। इसका निर्माण हुआ है विद्यार्थी जी रेड सैंड स्टोन से। स्टोन, स्कूटर, हरियाणा में बोलते हैं ना कि तुम्हारे लिए स्पेशली स्कूल से होते हुए स्टेशन आकर के स्कूटर को उठाया और स्पेशली तुम्हारे लिए लाया। हाँ स्कूल, स्कूल से होते हुए, अस्पताल होते हुए, स्कूटर से स्पेशली तुम्हारे लिए आए हैं। स्पीड को स्पीड, हाँ वो सही बोला। स्कूल से, स्कूटर से, स्पीडली, स्पेशली चलो जी। इस पर्वत का हाँ अस्पताल देखो, इसका निर्माण लाल बालू पत्थर से हुआ है। इसका निर्माण लाल बालू पत्थर से हुआ है। इट इज मेड बाय रेड सैंडस्टोन। इसका निर्माण लाल बालू पत्थर, बात नहीं, इसका निर्माण लाल बालू पत्थर से हुआ है। हो गया। अब आइए, इस पूरे पहाड़ की जो सबसे ऊंची चोटी है, यहीं बना लीजिए तब निकालेंगे बाहर। इस पूरे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी, इसका नाम है सारामती। क्या नाम है जी? सारामती। ऊंचाई है 3841 मीटर। हाँ पीक, चोटी, शिखर एक ही बात है। हाँ नागालैंड में है जी। चलिए, नागालैंड में इस पूरे पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी नागालैंड में है। उसका नाम है सारामती। सारामती पूछा जाए, सारामती लिख दिए 3800, इसका हाइट भी लिख दो
3841 मीटर, 3841 मीटर। अलग से लिखो, सारामती पूर्वोत्तर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। सारामती पूर्वोत्तर श्रेणी की बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। सारामती पूर्वोत्तर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। सारामती इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न हिमालय रेंज। अब आइए, इस पहाड़ को अलग से बना सकते हैं तो बना लीजिए, कोई जरूरत वैसे नहीं है, लेकिन बना सकते हैं, बना लीजिए। इसका विस्तार, सारामती की हाइट 3841, नागालैंड, मणिपुर के बाद मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद असम। इसका विस्तार कहाँ है जी? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में इस पहाड़ को बोलते हैं पटकाई बूम। अरुणाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? पटकने पर क्या आवाज निकलता है? बूम। तो इसका नाम है पटकाई बूम। भाई, पूर्वोत्तर हिमालय का, पूर्वोत्तर श्रेणी का अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है? पटकाई बम। क्या पटकाई बम? बूम माने अरुणाचल प्रदेश में बूम का मतलब पहाड़ होता है। इसको आप पटकाई की पहाड़ी भी कह सकते हैं। इसे आप पटकाई की पहाड़ी। डायरेक्ट सवाल आता है जी कि पटकाई की पहाड़ी किस राज्य में है? पटकाई की पहाड़ी किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बम। नागालैंड में इसे बोलते हैं नागा हिल। नागालैंड में इसे नागा हिल, या इसी का एक और नाम है विद्यार्थी जी, कोहिमा हिल, कोहिमा की पहाड़ी। आप जानते हैं नागालैंड की राजधानी कहाँ है? कोहिमा। मणिपुर में इसे बोलते हैं मनी हिल। मणिपुर में क्या बोलते हैं? मनी हिल, मणि हिल। मणिपुर में मनी हिल। मिजोरम में इसे बोलते हैं मिजो हिल। मिजोरम में बोलते हैं मिजो हिल, यानी मिजो की पहाड़ी। मिजो हिल यानी मिजो की पहाड़ी बोल सकते हैं। त्रिपुरा में इसे बोलते हैं, त्रिपुरा और मिजोरम दोनों को मिलाकर, देखो मिजोरम में अकेले क्या बोलते हैं? बोलो, मिजो हिल। लेकिन मिजोरम और त्रिपुरा को मिलाकर बोलते हैं लुसाई हिल। क्या बोलते हैं? लुसाई की पहाड़ी, लुसाई हिल। मिजोरम और त्रिपुरा को मिलाकर क्या बोलते हैं? लुसाई हिल। और असम में बोलते हैं कछार हिल। असम में बोलते हैं क्या? कछार हिल। असम में बोलते हैं कछार हिल। असम में बोलते हैं भैया कछार। भाई बोल देता हूं, सुन के लिखिए। अरुणाचल प्रदेश में पटकाई हिल या पटकाई बूम, नागालैंड में नागा हिल या उसी को कोहिमा हिल, मणिपुर में मनी हिल, मिजोरम में मिजो हिल, और मिजोरम त्रिपुरा को मिलाकर बोलते हैं लुसाई हिल, लुसाई की पहाड़ी। और असम में क्या बोलते हैं? कछार हिल। असम में क्या बोलते हैं? इसमें कुछ और पिक भी है। अरुणाचल प्रदेश में भी एक पिक है और एक पिक मिजोरम में है। दो और पिक है, इसमें दो और चोटी है। उसके बारे में कुछ लिखना नहीं, खाली नाम लिख लो। इसका नाम है डाफा बम। क्या नाम है इसका? डाफा बम। इसका नाम है ब्लू माउंटेन या माउंटेन ब्लू। इसका नाम है माउंटेन ब्लू, ब्लू माउंटेन। मिजोरम में एक पिक है, इसका नाम है माउंटेन ब्लू, इसका नाम है डाफा बम। पूछा जाए माउंटेन ब्लू नाम का चोटी किस राज्य में है? मिजोरम। और डाफा बम किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश। और सारामती कहाँ था? नागालैंड। वो दूसरा है, इसका हिंदी मत करिए प्लीज। आप इसका हिंदी कम से कम ना करें।
तो आपके लिए भी बेहतर होगा। नहीं तो गूगल तो ऐसा ट्रांसलेट करता है कि सूरत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री खोली तो सूरत को फेस बना दिया। गूगल ट्रांसलेट हुआ ना तो सूरत का अंग्रेजी क्या होता फेस। आज ही मुझे दिखाया, वहाँ पर ट्रांसलेशन किया गया था एक नोट्स का, गूगल ट्रांसलेट हिस्ट्री का, वह सूरत को लिखा था फेस। और आयरन स्टील प्लांट, हमारा भूगोल में स्टील प्लांट का हिंदी लिखा था लोहे का पौधा। तो मत पूछिए गूगल के महिमा को। और अंपायर को लिखा था खेल पंच। अंपायर का हिंदी क्या लिखा था? खेल पंच। बोलो। मध्य हिमालय में पूरा रेंज था ब्लू माउंटेन, ये को पीक है ब्लू का। बोलो। न पटकाई बम पूरा पहाड़ है और उसके अंदर डाफा बम चोटी है। पटकाई बम पूरा पहाड़ है, उसके अंदर डाफा बम चोटी है। ठीक, क्लियर? बोले तो लुसाई है। तो का सवाल पूछ रहे हैं? सवाल है ही नहीं, सब कुछ जवाब है। चलो एक सवाल तुम करो, एक सवाल हम करें, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। शर्त क्या है? हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। भाई आज जाना, एक सर्च करना यूट्यूब पे, एक संगीत है, ये गाना है, एक सवाल तुम करो एक सवाल हम करें, हर सवाल का सवाल ही जवाब हो। चलिए आगे आइए। इसमें एक मणिपुर में एक झील है, इसका नाम है लोकटक झील। इसका नाम क्या बच्चा? लोकटक झील। इसका नाम है लोकटक झील। मणिपुर में इसी पहाड़ में एक झील है जिसका नाम है लोकटक लेक। लोकटक लेक लिख लीजिए। इसी पहाड़ में मणिपुर में एक झील है, उसका नाम है लोकटक झील। कर लिए नोट? और लोकटक झील एक स्पेशल झील है। लोकटक झील एक स्पेशल झील है। इसमें कई सारे द्वीप तैर रहे हैं। आइलैंड इसके ऊपर पानी में तैर रहा है, आइलैंड है ना। वाह क्या बात है। इसे फुमड़ी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फुमड़ी। मणिपुर में लोकटक झील में, मणिपुर के लोकटक झील में कुछ आइलैंड, कुछ द्वीप तैर रहे हैं। उस तैरते हुए द्वीप को क्या बोलते हैं? फुमड़ी। तो अलग से लिख लीजिए, मणिपुर के लोकटक झील में, मणिपुर के लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप को फुमड़ी कहते हैं। मणिपुर के लोकटक झील में, मणिपुर के लोकटक झील में तैरता हुआ द्वीप फुमड़ी कहलाता है। मणिपुर के लोकटक झील में तैरता हुआ द्वीप फुमड़ी कहलाता है। फुमड़ी, फुमड़ी क्या है? लोकटक झील में तैरने वाला द्वीप। अब सुनो मेरी बात, इसी देखो इधर, इसी एक फुमड़ी के ऊपर, इसी एक फुमड़ी के ऊपर केबुलो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुलो लामजाओ, केबुलो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। देखिए इसी एक फुमड़ी पर, इसी एक फुमड़ी पर केबुलो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुलो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसी एक फुमड़ी पर केबुलो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। राष्ट्रीय उद्यान का मतलब नेशनल पार्क है। इसलिए इसी एक फुमड़ी पर केबुलो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। केबुलो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। अगर पूछा जाए कि केबुलो लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, किस झील में? लोकटक झील। क्लियर है? सुनिए एक लाइन और। देखो यह राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। लिखो, यह राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है।
यह राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताओ। केवलोलाम जाओ, किस झील में है? लोकटक झील में। क्लियर है? और लोकटक झील में तैरता हुआ द्वीप को क्या बोलते हैं? फुमड़ी। क्या बोलो? एसी चला दें, आवाज कम कर दें। देखो ठीक रहा? ठीक है। हाँ जी, नाव से जाइए। हाँ हाँ, चलो। ए विद्यार्थी, ए मणिपुर मत जाइए, अभी पटने में रहिए ना। अब चलिए, दक्षिण भारत का पर्वत। भाई एक बड़ा सा हेडिंग डालिए, दक्षिण भारत का पर्वत। बदमाशी मत करो। हिरन मिलता है। हाँ, काला की उजला भी बताइए। संगाई हिरन मिलता है। चलिए अब सुनो एक बात और, दिमाग मत खपाना। 106 नेशनल पार्क है इंडिया में। अगर इतने याद हो जाए तो बहुत है कि 106 नेशनल पार्क कौन राज्य में है। 106 नेशनल पार्क, 500 से ऊपर सेंचुरी है। अगर सारे सेंचुरी याद हो गया कौन राज्य में है, तो आप अपना नाम में भी क्या लगाइए? सेंचुरी। कभी भूल के भी सेंचुरी आप याद मत कीजिएगा। हाँ, नेशनल पार्क से 6 याद करा जा सकता है। नेशनल पार्क सेंचुरी में अंतर है कि भैया जहां पर है ना, वहीं के जीव को, जहां पर जो जिसे पेड़ पौधे जीव जंतु, वहीं पर उसका पालन पोषण किया जाता है। बाहर से कोई जीव लाया नहीं जाता, उसी को सुरक्षित किया जाता है। उसको बोलते हैं इन सीटू। और एक्स सीटू मतलब बाहर से लाया जाता है। सेंचुरी में बाहर प्रवासी पक्षी या बाहर से लाए गए चीजों के लिए जो बनाया जाता है उसको बोलते हैं सेंचुरी। जू मतलब प्रदर्शनी होता है। कुछ जीवों को एक होता है, एक और होता है जीन बैंक। जीन बैंक में बायोडायवर्सिटी का इस्तेमाल जीन बैंक के रूप में करते हैं, बताएंगे ईवीएस में। लेकिन दक्षिण भारत का पर्वत, दक्षिण भारत का पर्वत, इसमें पहला लिखिए अरावली। लिखो भैया अरावली। दक्षिण भारत के पर्वत में बात ना करिए, लिखिए अरावली। दक्षिण भारत के पर्वत लाल कलम से लंबा से लिखिए दक्षिण भारत के पर्वत, और फिर पीला कलम से लिखिए अरावली, और ब्लू से नीचे उसका फोटो बनाइए। कॉपी रंगीन लगेगा तो ना अच्छा लगेगा। चाचा जी, मामा जी, फूफा जी देखेंगे, अरे नहीं पढ़ाई तो कर रही है, मेहनत दिख रहा है। चलो अरावली पर्वत हेडिंग डाल दिए। देखो विद्यार्थी, इधर देखो, देखते हो तो फोटो मेरा अच्छा नहीं बनता। सुनो, अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात, देखो भैया, गुजरात के हिम्मतनगर से लेकर दिल्ली के तक, दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, बीच में राजस्थान। अरावली पर्वत का विस्तार गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। इसकी कुल लंबाई विद्यार्थी जी 691 किलोमीटर। इसकी टोटल लंबाई कितनी है? समझ में सबको आ रहा है ना? फिर से बताएं। अरावली पर्वत का शुरुआत होता है गुजरात से, फिर राजस्थान जाती है, और अंतिम पॉइंट है दिल्ली के JNU, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के नाम सुने हैं आप लोग? JNU क्या होता है वहां? निर्मला सीतारमन JNU से पढ़ी हैं, कुख्यात है, वित्त मंत्री हैं। हाँ, 691 किलोमीटर। भाई कन्हैया कुमार कुख्यात है, करे कुख्यात है।
कहाँ लगाया नारा? कन्हैया कुमार देशद्रोही नारा लगाया तो अगर लगाया तो जेल काहे भेज दिए? उसका कहीं रिकॉर्ड बताइए आप। भारत में क्या है ना कि आपके भारत में एक आदमी नारा लगाया गलत, तो पीछे से बिना जाने भी लोग बोलने लगते हैं गलत। कन्हैया देश का मुद्दा उठाता है, इसमें दिक्कत क्या है? गरीबी का मुद्दा उठाता है। अच्छा चलो बोल दिए मोदी जी जिंदाबाद, आगे चलो। नहीं, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। चलो थैंक यू, इधर आओ। सुनो, लिखो ना जी जिंदाबाद। हाँ लिखो, थैंक यू। देखो अरावली पर्वत, अरावली पर्वत, अरावली पर्वत विश्व की, वो बतिया रहा है कि बड़ी खुश हो जाते हैं सर जिंदाबाद कहने पर। से इनका छूटो मुठो जिंदाबाद कहते रहना। अरे हम तुम्हारा बात सुन लिए, हाँ वो यही बात ना बतिया रहे थे। लिखो लिखो, अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम मोरदार पर्वत है। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम मोरदार पर्वत है। लिखवाएंगे अंग्रेजी में भी। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम मोरदार या वलित पर्वत है। मोरदार या वलित, अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम मोरदार या वलित पर्वत है। अंग्रेजी में बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। देखिए अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम मोरदार पर्वत है, यानी ओल्ड फोल्ड माउंटेन कह सकते हैं। अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम मोरदार पर्वत है। अंग्रेजी में लिखिए अरावली इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन वर्ल्ड। अरावली इज द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन वर्ल्ड। आपको एक दिन समझाए थे फोल्ड माउंटेन क्या है। चलिए हो गया जी, समझा देते हैं। लिखिए इसी में लिखो, अरावली पर्वत विश्व की प्राचीनतम मोरदार पर्वत है। इसी में जोड़िए आगे लाइन, लेकिन आज यह अवशिष्ट अवस्था में बचा हुआ है। लेकिन आज यह अवशिष्ट अवस्था में बचा हुआ है। लेकिन आज यह अवशिष्ट, लेकिन आज यह अवशिष्ट अवस्था में बचा हुआ है। अवशिष्ट अवस्था में बचा हुआ है। लेकिन आज यह अवशिष्ट अवस्था में बचा है। देखिए अरावली माउंटेन इज ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन वर्ल्ड। अरावली माउंटेन इज ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन इन वर्ल्ड, बट एट प्रेजेंट इट इज इन रेसिडुअल फॉर्म। बट एट प्रेजेंट इट इज इन रेसिडुअल फॉर्म। बट एट प्रेजेंट इट इज इन रेसिडुअल फॉर्म। भाई आप जानते हैं कि जो पर्वत जितनी पुरानी हो जाएगी वो कट छट करके नीचे रह जाएगा, और जो पर्वत चाहे वो किसी भी प्रकार का पर्वत क्यों ना हो, अगर कट छट कर नीचे रह गया तो उसे हम रेसिडुअल माउंटेन या अवशिष्ट पर्वत कहते हैं। पर्वत का कोई टाइप हो उससे कोई मतलब नहीं, यदि वो बहुत पुरानी हो जाए और कट के नीचे रह जाए तो उसे हम बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। वैसे भी आप बोलते हैं जो बच जाता है छोटा सा तो क्या बोलते हैं कि भैया अवशिष्ट बचा हुआ है। क्लियर है ना? बाद में बताएंगे सब। घटेगा कटेगा तो घटेगा नहीं। अब इधर आओ, बाद में उसके सवाल का उत्तर देंगे हम। पहले देखो पर्वत 4 प्रकार का होता है। पहला होता है वलित पर्वत, बता देते हैं आपको, अंग्रेजी में बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। हाँ बिल्कुल लिखना है। पर्वत 4 प्रकार का होता है, लिखो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ माउंटेन। पर्वत कितने प्रकार का होता है? सवाल बीच में कोई नहीं पूछेगा, पूरी समझ लेगा, उसके बाद हम मौका देंगे पूछने का। चलिए देखो भाई, अरावली पर्वत विश्व की तो लिख ही दिया। पहला पर्वत है
बलित पर्वत। दूसरा पर्वत है भ्रंश पर्वत, इसको बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन। तीसरा पर्वत है ज्वालामुखी, ज्वालामुखी पर्वत यानी वोल्केनिक माउंटेन, वोल्केनिक माउंटेन। और चौथा पर्वत है रेसिड्यूअल माउंटेन, रेसिड्यूअल माउंटेन यानी अवशिष्ट पर्वत, यानी अवशिष्ट पर्वत। दुनिया में कितने प्रकार के पर्वत मिलते हैं? 4 प्रकार के। दुनिया में 4 प्रकार के पर्वत मिलते हैं। पहला है वलित पर्वत, आप चाहें तो उसे मोड़दार पर्वत भी लिख सकते हैं। वलित पर्वत का दूसरा नाम क्या है? मोड़दार पर्वत। उसके बाद ब्लॉक माउंटेन यानी भ्रंश पर्वत, ब्लॉक माउंटेन मतलब भ्रंश पर्वत। वोल्केनिक माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनिक माउंटेन यानी ज्वालामुखी पर्वत। रेसिड्यूअल माउंटेन यानी अवशिष्ट पर्वत। ये पर्वत 4 प्रकार का होता है। क्या है ये पर्वत देखा जाए। देखो विद्यार्थियों, एक कागज बना, अगर नोट कर लिए तो मेरी बात को पूरा सुना जाए। एक कागज ले लीजिए सादा, उसको अंदर दबाइएगा कागज को, तो फटेगा कि मुड़ेगा? मुड़ेगा। और जहां से वो कागज मुड़ेगा तो मुड़ा हुआ भाग ऊंचा दिखे। जो ऐसे ही अगर फोर्स कागज पे न लग के जमीन पर लगे तो जमीन बीच से मुड़ जाता है, चाहे वो 2 प्लेट के टक्कर से लगे या जैसे भी लगे। अगर फोर्स अंदर की ओर लगेगा तो बीच से जमीन मुड़ जाएगा। तो जब जमीन के मुड़ने से उसको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। समझ में आया? ऐसा पर्वत जमीन में अंदर की ओर फोर्स लगे, अंदर की ओर फोर्स लगे तो बीच से जमीन मुड़ जाता है, बीच से जमीन मुड़ जाता है, बीच से जमीन मुड़ जाता है। तो ऐसे बने पर्वत को हम लोग फोल्ड माउंटेन, मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत के नाम से जानते हैं। ऐसे पर्वत को क्या बोलते हैं? वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत। अब वलित पर्वत जो है वो 2 प्रकार का होता है, ओल्ड फोल्ड माउंटेन और न्यू फोल्ड माउंटेन। ओल्ड फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन और न्यू फोल्ड माउंटेन यानी प्राचीन वलित पर्वत, प्राचीन वलित पर्वत और नई वलित पर्वत। वलित पर्वत कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। जो नया वलित पर्वत है वो बना है अल्पाइन युग में, इसीलिए इसको अल्पाइन पर्वत भी कहते हैं। नया वलित पर्वत का एक नाम है अल्पाइन पर्वत। और कहीं लिखा जाए अल्पाइन पर्वत, इसी को बोलते हैं टर्शियरी युग का पर्वत। टर्शियरी युग का पर्वत किस युग में बना है? मान नया वलित पर्वत जो है ना, उसे टर्शियरी माउंटेन भी कहते हैं। अल्पाइन माउंटेन पर्यायवाची है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। न्यू फोल्ड माउंटेन का दूसरा नाम है अल्पाइन। इंडिया में जिस युग को अल्पाइन कहते हैं, पूरे दुनिया में उसी युग को टर्शियरी युग कहते हैं। चूंकि इंडिया में ये अल्पाइन युग में बना है, इसलिए इसको अल्पाइन माउंटेन। सेम न्यू फोल्ड माउंटेन को टर्शियरी युग में बना है, पूरे दुनिया में इस युग को टर्शियरी बोलते हैं। तो टर्शियरी माउंटेन बोलो या अल्पाइन माउंटेन बोलो या न्यू फोल्ड माउंटेन बोलो, एक ही बात है। विद्यार्थी जी, पूरे दुनिया में जितने ऊंचे शिखर आपने सुना है, माउंट एवरेस्ट, एकांकागुआ, नहीं, न्यू फोल्ड माउंटेन, इसके दुनिया में एग्जाम्पल्स भी हैं। दक्षिण अमेरिका में नई वलित पर्वत को एंडीज कहते हैं। दक्षिण अमेरिका में नया वलित पर्वत को एंडीज कहते हैं। उत्तर अमेरिका में नया वलित पर्वत को रॉकी कहते हैं। उत्तर अमेरिका में नया वलित पर्वत क्या कहलाता है? रॉकी पर्वत। यानी रॉकी और एंडीज ये दोनों किसके एग्जाम्पल हो गए? नई वलित पर्वत के। और आप ये जानते हैं दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी 7000 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद एटलस, अफ्रीका महादेश के उत्तर पश्चिम भाग में एटलस पर्वत, ये भी फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है। दक्षिण पश्चिम यूरोप में आल्प्स, जहाँ स्विट्जरलैंड है, इटली है, फ्रांस है, जर्मनी है, यहाँ पर जो पहाड़ फैला है ये पहाड़ का नाम है आल्प्स। ये भी नया वलित पर्वत का एग्जाम्पल है। इसके बाद भारत और चीन और नेपाल और भूटान में हिमालय और काराकोरम, ये भी न्यू फोल्ड माउंटेन का एग्जाम्पल है, एल्पाइन माउंटेन का एग्जाम्पल है। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये भी किसका एग्जाम्पल है? न्यू फोल्ड माउंटेन का। सो रहे हैं क्या आप? इतना बढ़िया संगीत लग रहा है नहीं?
भाई उत्तर अमेरिका में, फिर से बोलो, रॉकी, रॉकी। उत्तर अमेरिका में रॉकी, दक्षिण अमेरिका में एंडीज, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत एंडीज, दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज। अब आइए अफ्रीका के उत्तरी पश्चिमी भाग में एटलस, उत्तरी पश्चिमी भाग में एटलस, यूरोप में स्विट्जरलैंड, इटली, फ्रांस, जर्मनी में आल्प्स, इंडिया, नेपाल, भूटान, चीन, तिब्बत में काराकोरम और हिमालय, ये भी न्यू फोल्ड माउंटेन है। और ऑस्ट्रेलिया के पूरब में कौन, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये भी किसका एग्जाम्पल है, न्यू फोल्ड माउंटेन। और न्यू फोल्ड माउंटेन के और किस नाम से जानते हैं, अल्पाइन माउंटेन या टर्शियरी युग का पर्वत मानते हैं। क्लियर है। अब पुराना फोल्ड माउंटेन की बात करें तो इसमें आ जाता है अरावली, अभी मैंने लिखवाया भी है अरावली। इसके बाद आ जाता है यूराल पर्वत, यूराल पर्वत। इसके बाद आ जाता है अपलेशियन पर्वत। भाई ये पर्वत, अरावली पर्वत भारत में है, ये तो पता है आपको। यूराल जो है यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है, यूरोप और एशिया महादेश की बाउंड्री बनाता है। यूराल पर्वत से एक नदी भी निकलती है, उसका नाम है यूराल नदी। यूराल पर्वत और यूराल नदी ये दोनों एशिया यूरोप की सीमा बनाती है। नदी के इस पार यूरोप, नदी के उस पार एशिया। अरावली पर्वत, सॉरी यूराल पर्वत के इस पार यूरोप, उस पार एशिया। ऐसे कैस्पियन सागर भी एशिया यूरोप की बाउंड्री बनाता है। कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर, यूराल पर्वत, यूराल नदी, ये सब एशिया यूरोप महादेश की क्या बनाती है, सीमा। यूराल पर्वत भी पुराना बलित पर्वत है, अरावली पर्वत भी पुराना बलित पर्वत है, अपलेशियन पर्वत भी ये यूएसए में, यूएसए के पूर्व में है, यूएसए के पूर्व में। ये तीनों, सुनो विद्यार्थी, ये पुराना बलित पर्वत है, इसलिए आज एक घिस के नीचे रह गया। सुनो, ये पुराना जाना है, जाइए। ये पुराना बलित पर्वत है, इसीलिए सुनो ये कट छट के नीचे रह गया। इसलिए तीनों पर्वत कैसा है आज, अवशिष्ट पर्वत। बोले ना कोई भी पर्वत, ये तीनों में से कोई भी कट के छट के नीचे रह जाए तो सबको क्या बोलते हैं, ये कोई टाइप नहीं है, ये कोई अलग से टाइप नहीं है। जो पर्वत बनेगा कटने के बाद नीचे रह जाएगा तो उसी को क्या बोलेंगे। तो भैया अरावली, यूराल और अपलेशियन काफी पुराना है, इसलिए वे कट के नीचे रह गया। इसलिए सब किसका एग्जाम्पल हो गया, अवशिष्ट पर्वत का। ओल्ड फोल्ड माउंटेन तो है ही, साथ में अवशिष्ट पर्वत भी है। कुछ समझ में आया। जमीन के मुड़ने से जो पहाड़ बने उसे फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन दो प्रकार का, ओल्ड और न्यू। न्यू फोल्ड माउंटेन को किस किस नाम से जानते हैं, टर्शियरी माउंटेन, अल्पाइन माउंटेन। उत्तर अमेरिका में जो न्यू फोल्ड माउंटेन उसका नाम क्या है, रॉकी। दक्षिण अमेरिका वाला का नाम क्या है, एंडीज। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन है, एंडीज। अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में कौन है जी, एटलस, एटलस। इसके बाद इटली, जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड में कौन है जी, आल्प्स। हिमालय और काराकोरम ये इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत और चीन में। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के पूरब में कौन है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया के पूरब में जो फोल्ड माउंटेन उसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्लियर है। उस दुनिया के ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर किस टाइप के माउंटेन में मिलते हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन में। दुनिया के ऊंचे ऊंचे शिखर किसमें मिलते हैं, न्यू फोल्ड माउंटेन में। तो ये हो गया भैया हमारा कौन सा पर्वत, बलित पर्वत। उसके बाद आइए, जब जमीन में अंदर की ओर फोर्स न लग के बाहर की ओर फोर्स लगे, जमीन में क्या लगे, एक कागज को पकड़िए, अपने मित्र को तुम उधर से पकड़ो, अब बीच में एक आदमी को बिठा लीजिए कागज पर, कागज पर एक आदमी को बिठाइए, और उधर से आप खींचिए, इधर से आपका मित्र, बीच में कागज फटेगा और आदमी नीचे। मान लीजिए कि जहां मैं खड़ा हूं उसी जमीन पे फोर्स लग रहा था। सुनो, फोर्स लगेगा तो जमीन में क्या पड़ जाएगा, दरार। और दरार पड़ने से हम कहां चले जाएंगे, नीचे। लेकिन आप सभी लोग ऊपर ही रह जाइएगा, तो नीचे चले जाएंगे। तो आप लोग पहले जो हमारे बराबर में थे, अब आप लोग लगिएगा कि पहाड़ पे बैठे हुए। नहीं, पहाड़ था नहीं, लेकिन जमीन के धंसने से, जमीन जो धंस गया बीच वाला, इससे किनारे वाला लगने लगा पहाड़ जैसा। किनारे जब भी धंस जाएगा और किनारे वाला वैसे ही रह जाएगा, तो ये लगने लगेगा कैसा, पहाड़ जैसा। तो ऐसे पहाड़, चूंकि जमीन धंसता है। सुनो भैया, आप लोग इसमें से बिंदु हटा लो और र हटा लो तो बच जाएगा भस। न बोलते हैं कि पूरा मकान भस गया,
बिहार में भ्रंश को बना दिए भस। अरे महाराज पूरे मकान देखते देखते भस गया। तो भसना माने धसना, यानी ऐसा पहाड़ जो जमीन के धसने से बना है उसको क्या बोलेंगे? भ्रंश पर्वत। इसको क्या बोलेंगे? भ्रंश पर्वत। इसको भी क्या बोलेंगे? भ्रंश पर्वत। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? ब्लॉक माउंटेन। क्या बोलेंगे? ब्लॉक माउंटेन। जमीन के धंसने से पहाड़ नहीं था, लेकिन किनारे वाला पहाड़ लगने लगा, तो ऐसे बने पहाड़ को बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन, भ्रंश पर्वत। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो कागज पकड़ के खींच रहा था वही कमजोर निकले, वही कहीं उलट जाए। तो भैया बीच वाला न धंस के, किनारे वाला अगर कमजोर रहे जमीन तो किनारे वाला भी धंस सकता है। अब बीच वाला वैसे ही रह सकता है मजबूत होने पर। बीच वाला कमजोर था तो दरार पड़ने के कारण धंस गया, तो किनारे वाला को बोले ब्लॉक माउंटेन। और जो धंस गया उसको हिंदी में बोलते हैं भ्रंश घाटी और अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्ट वैली। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं जी? रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। सुना होगा नाम आपने रिफ्ट वैली का। भारत में पूछा जाता है कौन कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से बहती है, तो 3, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। भारत में कौन कौन सी नदियां भ्रंश घाटी से बहती हैं? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। लिखवाएंगे, पहले देखिए। अगर किनारे वाला धंस जाए तो इसको भी क्या बोलेंगे? भ्रंश घाटी। क्या बोलेंगे? भ्रंश घाटी। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? बोलो। रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली। और जो नहीं धंसा उसको बोलेंगे हॉर्ज पर्वत। क्या बोलेंगे? सुनो, अगर बीच वाला धंस जाए तो किनारे वाले को बोलेंगे ब्लॉक माउंटेन, भ्रंश पर्वत। अगर बीच वाला न धंसे तब बोलेंगे उसको हॉर्ज पर्वत। एक्चुअली इसको भी ब्लॉक माउंटेन आप बोल सकते हैं, गलती नहीं होगा। लेकिन इस टाइप का पर्वत जर्मनी में है और वहां उसका नाम है हॉर्ज। हॉर्ज पर्वत रियल में कहाँ है? जर्मनी में। इसलिए जहां जहां इस टाइप का पर्वत बनता है उसका नाम दे देते हैं हॉर्ज पर्वत। यानी ब्लॉक माउंटेन बोलेंगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन हॉर्ज पर्वत बोलेंगे तो ज्यादा सही होगा। ठीक है भाई, बोलो ना जी। सतपुड़ा है ब्लॉक पर्वत। बेवकूफ, अरे गुरु कहाँ रहते हो तुम, दिमाग खराब कर दिए। देखो ये विंध्यन, इस सतपुड़ा, बीच का जमीन धंस गया। इधर वाला विंध्यन, इधर वाला सतपुड़ा। बीच का जमीन धंसा, तेने वाला विंध्यन, इधर वाला बताया था ना सतपुड़ा विंध्यन पैरेलल है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि बीच का जमीन धंस गया, जिससे इधर वाला बन गया सतविंध्यन, उधर वाला सतपुड़ा। हॉर्ज माउंटेन के इंडिया में कोई एग्जाम्पल नहीं है। वो सब उसी का हिस्सा है। ऐसा थोड़े कि लाइन से धंस जाएगा, जहां तहां धंसा है ना जी। तुम तो और हो। चलो बनाओ जल्दी। जब बोले कि हॉर्ज पर्वत का भारत में कोई एग्जाम्पल नहीं है, हो गया। अब सुनो, अब सुनो तीसरा पॉइंट। इसको बना लिए? इस समझ गए? अरे समझ गए भ्रंश पर्वत कैसे बनता है? भारत में विंध्यन, सतपुड़ा किसका एग्जाम्पल है? और यूरोप में जर्मनी एक देश है। जर्मनी में बासजेस और बिंजेन। हाँ, अब चलिए तीसरा पर्वत कौन सा है जी? वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत। सुनो, अरे सुन लो, हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम। सुनो भाई, विंध्यन पर्वत, सतपुड़ा पर्वत किसका एग्जाम्पल हो गया? ब्लॉक माउंटेन का। देखिए जमीन के अंदर यदि पिघला हुआ पदार्थ है, जमीन के अंदर काफी तापमान होता है। प्रत्येक 32 मीटर अंदर जाओगे ना, ऊपर जाने पर तापमान घटता है 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जमीन के अंदर खुदाई करके आप जाएंगे तो तापमान 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। जमीन के अंदर जाने पर तापमान बढ़ता है और जमीन से ऊपर जाने पर तापमान घटता है। तो जमीन के अंदर काफी गहराई में आप जाएंगे तो अंदर में इतना तापमान हो जाता है कि कोई भी चीज वहां सॉलिड फॉर्म में नहीं रह पाएगा, सब पिघल जाएगा। और जमीन के अंदर जो पिघला हुआ पदार्थ है उसको मैग्मा कहते हैं। और जब मैग्मा जमीन से बाहर आ जाए तो जमीन के अंदर पिघला हुआ पदार्थ को क्या बोलते हैं? मैग्मा। और जब बाहर आ जाए तो उसे लावा कहते हैं। आपका गुस्सा अंदर है तो क्या है वो? मैग्मा। नहीं बोलते हैं कि देखो मैग्मा बना हुआ है, तुम ज्यादा मत करो, निकलेगा तो जला के राख कर देंगे तुम्हें, है ना? तो मैग्मा जमीन के अंदर है तो मैग्मा, और जमीन के बाहर है तो लावा। सुनो विद्यार्थी, लावा 2 तरीके से निकलता है जमीन से बाहर। एक जमीन में, सुनो,
बात मत करो। या तो जमीन में दरार पड़ जाए, सुनो विद्यार्थी, जमीन में दरार पड़ जाएगा, दरार से निकलेगा लावा, या तो फिर छेद से निकले लावा। एक छिद्र से निकलता है लावा। जब छिद्र से लावा निकले तो उसको बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन। उसे क्या बोलते हैं? केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी। जब लावा किससे निकले? छिद्र से। लावा जब किससे निकले? छिद्र से, तो उसे बोलते हैं सेंट्रल इरप्शन। भाई लावा जब छिद्र से निकले तो उसको बोलते हैं, छिद्र मतलब केंद्र, छिद्र मतलब केंद्र। लावा जब छिद्र से निकले तो उसे बोलते हैं केंद्रीय उद्भेदन वाले ज्वालामुखी, सेंट्रल इरप्शन। सेंट्रल इरप्शन वोल्केनो, क्लियर है? और जब लावा दरार से निकले तो उसे बोलते हैं दरारी उद्भेदन। उसे क्या बोलते हैं? जब लावा दरार से निकले तो दरारी उद्भेदन, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं फिशरीज इरप्शन, फिशरीज इरप्शन। और जब लावा सेंट्रल से निकले तो उसे केंद्रीय उद्भेदन बोलते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, अब आप लोग इसको बताइए कि जब लावा दरार से निकलेगा भाई तो ज्यादा तेज निकलेगा कि केंद्र से निकलेगा? तो तेज केंद्र से। तो फिर क्या होगा? ये जब लावा दरार से निकलेगा तो फैल जाएगा, लेकिन जब केंद्र से निकलेगा तो एक ही जगह पर जमा हो जाएगा। तो शंकु की आकृति में आ जाएगा। तो जब शंकु की आकृति में आ जाए तो उसी को बोलते हैं ज्वालामुखी पर्वत। क्या बोलते हैं जी? ज्वालामुखी पर्वत। यानी पूछा जाए कि ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण केंद्रीय उद्भेदन से होगा कि दरारी उद्भेदन से? केंद्रीय उद्भेदन से। ये 3 गो पर्वत हो गया। जब पर्वत घिस जाए, नीचे रह जाए, तो उसी को बोलते हैं अवशिष्ट पर्वत। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लीजिए, उसके बाद एक सेकंड सिटिंग में भी मेरी ही क्लास है। आज बायोलॉजी क्लास नहीं होनी है, आज मेरी क्लास 3 घंटे होनी है। चाहिए जल्दी से एक ब्रेक लीजिए। मन न लग रहा भूगोल? अच्छा भूगोल, अच्छा भूगोल में बोरिंग लगता है क्या आप लोगों को? अगर बोर लग रहा है तो छोड़ देंगे। चलो जाइए, पहले ब्रेक लेके आइए। कुछ ही दूर तक, कुछ दूर तक वो है, लेकिन कुछ अंदर जाइएगा तब टेम्परेचर बढ़ता है। वो जमीने का पार्ट है। जल्दी
मिशन 50 में यानी बीपीएससी का जो बैच है उसमें हमारी क्लास लगी है। तो वहाँ मुझे एक दिन सुनिए मेरी बात, मैनेजमेंट का ये आदेश है कि सर इस बैच को आज 1.5 घंटा रखना है, कल आपकी क्लास 3 घंटे होगी, अभी हमको वहाँ क्लास लेने जाना है। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन न लो। भाई आप लोग का बुक आ चुका है।